6 सितंबर 1965 रात का अंधेरा और गोलियों की लगातार आवाज। सामने थी इच्छोगिल नहर, लाहौर शहर की रखवाली करती एक मजबूत दीवार जिसे पार करना बहुत जोखिम भरा था। नहर का पानी तेज था और दूसरी तरफ दुश्मन मजबूत पोजीशन पर था। 4 सिख के सूबेदार अजीत सिंह ने अपने साथियों को देखा। हुक्म उनका साफ था कि नहर पार करनी है और सामने दिख रहे बरकी गांव पर कब्जा करना है। हिम्मत करके अजीत सिंह सबसे पहले नहर के ठंडे पानी में उतरे, तैरकर दूसरी तरफ पहुंचे। दुश्मन की मशीन गन लगातार गोलियां बरसाती थी, फिर भी उन्होंने अपनी स्टैंड गन संभाली और अकेले ही दुश्मन के बंकर की तरफ बढ़ गए। दुश्मन हैरान रह गया। कुछ ही पलों में वो बंकर शांत हो गया। ये देखकर बाकी जवानों का हौसला भी बढ़ा और वो अपने सूबेदार के पीछे नहर पार करके आ गए। फिर आमने सामने की लड़ाई हुई, संगीनें निकाली गईं। दुश्मन देर तक टिक नहीं पाया। बरकी इस तरह भारत के कब्जे में आया। यहाँ से लाहौर शहर की रोशनियाँ सिर्फ 8 मील दूर नजर आती थीं। बरकी पर कब्जे के साथ लाहौर की तरफ पहला बड़ा कदम बढ़ गया था। अगले कुछ दिनों में भारतीय फौज ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद पाकिस्तान ने कभी नहीं की थी। फौज लाहौर शहर के दरवाजे पर थी, लेकिन यहाँ से कहानी एक जटिल मोड़ लेने वाली थी। 1965 के युद्ध में भारतीय फौज कैसे लाहौर तक पहुंची और फिर लौट क्यों आई, कहानी जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्ते, मैं हूं निखिल, आप देख रहे हैं अलिफ लैला। साल 1965। पाकिस्तान को यह गलतफहमी हो गई किसी तरह कि 62 में चीन से मिली हार के बाद भारत बहुत कमजोर हो गया। साथ ही उन्हें यह भी लगता था कि कश्मीर के लोग भारत से अलग होकर पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं। इसी सोच के साथ पाकिस्तान ने अपना पहला कदम उठाया। अगस्त 1965 में पाकिस्तान ने चोरी छिपे ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू किया। हजारों पाकिस्तानी सैनिकों को घुसपैठियों के भेष में कश्मीर भेजा गया, जिनका मकसद था कश्मीर में अंदर ही अंदर बगावत भड़काना और फिर मौके का फायदा उठाकर उस पर कब्जा कर लेना, अटैक करना। लेकिन पाकिस्तान का यह दांव उल्टा पड़ा। कश्मीर के आम लोगों ने इन घुसपैठियों का साथ देने के बजाय भारतीय सेना को उनकी मौजूदगी की खबर दी और भारतीय सेना ने तुरंत कार्रवाई करके इस घुसपैठ को नाकाम करना शुरू कर दिया। जब ऑपरेशन जिब्राल्टर फेल होने लगा तो पाकिस्तान बौखला गया और उसने खुलकर हमला करने की ठानी। 1 सितंबर 1965 को पाकिस्तानी सेना ने टैंक्स और तोपों के साथ जम्मू के पास अखनूर सेक्टर पर जोरदार हमला बोला। इस हमले को नाम दिया गया ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम। उनका सीधा इरादा था कि अखनूर पर कब्जा किया जाए और कश्मीर को भारत से जोड़ने वाली सप्लाई लाइंस को काट दिया जाए। अगर पाकिस्तान इसमें कामयाब हो जाता तो कश्मीर के हिंदुस्तान के हाथ से निकल जाने का खतरा था। अब भारत के सामने एक बड़ी चुनौती आई। कश्मीर को हर हाल में बचाना था। प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, लेकिन सेना के शीर्ष नेतृत्व में इस बात पर मतभेद था कि जवाब कैसे देना चाहिए। तत्कालीन आर्मी चीफ जनरल JN चौधरी चाहते थे कि पाकिस्तानी हमले का सामना अखनूर में ही किया जाए, लेकिन वेस्टर्न कमांड के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह की सोच अलग थी। शिव कुणाल वर्मा अपनी किताब 1965 अ वेस्टर्न सनराइज में बताते हैं, जनरल हरबख्श सिंह का मानना था कि पाकिस्तान को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका पलटवार करना है। कहां से? पंजाब से लाहौर की तरफ। कहा जाता है कि जब जनरल चौधरी इसे लेकर हिचकिचा रहे थे तो जनरल हरबख्श ने प्रधानमंत्री शास्त्री से सीधे बात करने की अनुमति मांगी। आखिरकार जनरल हरबख्श सिंह की रणनीति को ही हरी झंडी मिली और 3 सितंबर को उन्होंने पंजाब में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार की, क्योंकि ऑर्डर्स आ गए थे। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भी सेना को कार्रवाई की छूट दी। दुश्मन को उसी के तरीके से जवाब देने का आदेश दिया गया जिस तरीके से वो हमसे पेश आ रहा था। मकसद साफ था, पाकिस्तान पर पंजाब में इतना दबाव बनाओ कि वो कश्मीर से अपनी फौजें हटाने को मजबूर हो जाए और इस बड़े जवाबी हमले का मुख्य निशाना बना लाहौर। 6 सितंबर 1965 की सुबह होते ही भारतीय सेना ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार की और लाहौर की ओर बढ़ना शुरू किया। इस कदम ने दुनिया को चौंका दिया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि भारत इतना बड़ा कदम उठा सकता है कि जंग का एक नया मैदान खुल जाए, लाहौर का मैदान। 6 सितंबर 1965 की सुबह भारतीय सेना की 11 कोर, जिसमें हजारों सैनिक, टैंक्स और तोपें शामिल थी, 3 मुख्य रास्तों से लाहौर की ओर बढ़ी। मुख्य हमला अमृतसर लाहौर ग्रैंड ट्रंक रोड पर था।
योजना बड़ी सिंपल थी, तेजी से आगे बढ़ो, दुश्मन को संभलने का मौका ही मत दो। कुछ कुछ ब्लिट्जक्रीग की तरह। पाकिस्तानी सेना इस हमले के लिए तैयार नहीं थी क्योंकि उनका पूरा ध्यान कश्मीर पर था और उनकी थ्योरी थी कि इंडिया वॉर को लिमिटेड रखना चाहेगा। जब भारतीय टैंक्स और जवान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करके उनकी जमीन पर दाखिल हुए तो वो पहले तो हैरान रह गए। शुरुआती घंटों में भारतीय सेना को तेजी से बढ़त मिली। कई पाकिस्तानी चौकियां या तो खाली पड़ी मिली या वहां मौजूद सैनिकों ने थोड़ा बहुत ही प्रतिरोध किया। 5 और 6 सितंबर की रात को ही भारतीय सेना बॉर्डर लांघकर लाहौर के एयरपोर्ट के बहुत नजदीक पहुंच गई। लगने लगा कि लाहौर अब बस कुछ ही दूर है। लेकिन लाहौर शहर से ठीक पहले खड़ी थी एक बड़ी रुकावट, इच्छोगिल की नहर। ये कोई मामूली नहर नहीं थी बल्कि पाकिस्तान द्वारा भारत से अपनी सुरक्षा के लिए खास तौर पर बनाई गई एक विशाल रक्षा पंक्ति थी। करीब 15 फीट गहरी और 120 फीट चौड़ी ये नहर भारत पाकिस्तान सीमा के करीब करीब समानांतर बहती हुई लाहौर को एक सुरक्षा कवच की तरह घेरे हुई थी। इसके पश्चिमी किनारे यानी कि लाहौर की तरफ मजबूत कंक्रीट बंकर्स थे जिन पर मशीन गन्स और टैंक्स को निशाना बनाने वाले हथियार लगाए गए थे। अपनी इसी मजबूती के कारण इसे कई बार पाकिस्तान की बर्लिन वॉल भी कहा जाता था, एक ऐसी रुकावट जिसे पार करना बहुत मुश्किल हो। मगर भारतीय सैनिकों के हौसले बुलंद थे। जीटी रोड पर 3 जाट ने दुश्मनों को चौंकाते हुए सुबह सुबह ही नहर के एक पुल पर कब्जा कर लिया और उसे पार कर लिया। वहीं 4 सिख ने खालड़ा बरकी मोर्चे पर बरकी गांव के पास नहर पार की और दुश्मन पर हमला कर दिया। कुछ ही घंटों के अंदर भारतीय सेना कई जगहों पर इच्छोगिल नहर के पार पहुंच चुकी थी। दुश्मन के खेमे में हड़कंप था। लाहौर शहर में खतरे के सायरन बजने लगे। हालांकि ये शुरुआती कामयाबी बहुत देर रही नहीं। पाकिस्तानी फौज अब शुरुआती झटके से उबर गई और उसने पलटवार करना शुरू किया। उनके लड़ाकू विमानों ने भारतीय ठिकानों पर बम बरसाए। नहर पार कर चुकी भारतीय टुकड़ियों पर दुश्मन का बहुत प्रेशर पड़ा, खासकर जीटी रोड पर जहां 3 जाट ने नहर पार की थी। दुश्मन के जोरदार हमले के कारण उन्हें वापस नहर के पूर्वी किनारे पर लौटना पड़ा। बरकी में भी हालात मुश्किल होने लगे। लाहौर का रास्ता खुलता तो दिख रहा था लेकिन इच्छोगिल नहर एक बड़ी बाधा साबित हो रही थी। अब लड़ाई इस नहर पर कब्जा करने और उसे बनाए रखने की थी। जंग का शायद सबसे मुश्किल दौर अभी शुरू होने वाला था जिसका केंद्र था जीटी रोड पर स्थित डोगराई। छह सितंबर को डोगराई पर मिली शुरुआती कामयाबी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। दुश्मन के दबाव में 3 जाट को इच्छोगिल नहर के पूर्वी किनारे पर वापस लौटना पड़ा। जीटी रोड पर लाहौर जाने का रास्ता फिर से बंद हो गया। डोगराई अब पाकिस्तानी सेना के कब्जे में था लेकिन वो जानते थे कि भारतीय सेना इसे लेने जरूर लौटेगी। इसलिए उन्होंने अगले 2 हफ्तों में डोगराई को एक मजबूत किले में तब्दील कर दिया। नई खाइयां खोदी गई, बंकर्स मजबूत किए गए, कटीले तारों की बाड़ें लगा दी गई और अतिरिक्त रीइंफोर्समेंट वहां भेजा गया और सैनिक तैनात हुए पाकिस्तान की ओर से। इधर भारतीय खेमे में भी बेचैनी थी। 3 जाट के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल डेस्मंड हेड डोगराई को वापस जीतने के लिए दृढ़ थे। हेड अपनी दिलेरी और अपने जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए जाने जाते थे। वो सिर्फ योजना बनाने वाले कमांडर नहीं थे बल्कि जंग के मैदान में आगे रहने वाले लीडर थे। और उन्होंने अपने ऑफिसर से तब कहा था कि अगर तुम सब भाग जाओगे तब भी मैं मैदान में अकेला खड़ा रहूंगा। हेड से जुड़ा एक बड़ा पॉपुलर किस्सा और है। जब उन्होंने अपने ट्रूप्स से पूछा कि अगर मुझे कुछ हो गया, सीओ को कुछ हो गया तो तुम क्या करोगे, और तब जवानों की तरफ से जवाब मिला था कि अगर आपको कुछ हो गया तो आपको कंधे पर टांग करके हम डोगराई लेके जाएंगे क्योंकि हुक्म आपका हमारे कान में बिल्कुल साफ है, जिंदा या मुर्दा डोगराई में मिलना है। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जंग रोकने का दबाव बढ़ रहा था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद दोनों देशों से लगातार लड़ाई रोकने की अपील कर रहा था। 20 सितंबर तक के लगभग साफ हो गया था कि जल्द ही युद्ध विराम होगा। हेड और उनके सीनियर्स जानते थे कि अगर डोगराई को वापस लेना है तो अब ज्यादा वक्त नहीं रुक सकते। युद्ध विराम से पहले जीटी रोड पर कब्जा करना रणनीतिक रूप से बहुत जरूरी था, इसलिए तुरंत फैसला लिया गया। 21 सितंबर की रात को डोगराई पर फिर से हमला किया जाएगा, ये तय हुआ। बेहद खतरनाक मिशन था, ऑलमोस्ट सुसाइड मिशन। दुश्मन तैयार था, मजबूत किलेबंदी थी, रात के अंधेरे में हमला करना था जिसमें गलती की गुंजाइश नहीं थी। लेकिन 3 जाट के जवानों के हौसले बुलंद थे। 21 सितंबर की आधी रात के बाद करीब 1:30 बजे हमला शुरू हुआ। भारतीय तोपों ने डोगराई पर गोले बरसाने शुरू किए और फिर अंधेरे में 3 जाट के जवान जाट बलवान जय भगवान के नारे के साथ दुश्मन पर टूट पड़े। कर्नल हेड खुद अपने जवानों के साथ आगे बढ़ रहे थे, उनका जोश बढ़ा रहे थे। जिंदा या मुर्दा
डोगराई में मिलना है। डोगराई की वो रात बेहद मुश्किल थी। लड़ाई जल्द ही बंदूकों और गोलियों से आगे बढ़कर हाथापाई तक पहुंच गई। दुश्मन अपनी खाइयों और बंकरों से जमकर मुकाबला कर रहा था। उन्हें वहां से निकालने के लिए, फ्लश आउट करने के लिए भारतीय जवानों को खुद खाइयों में उतरना पड़ा। धूल, धुएं, बारूद की गंध और खून पसीने के बीच संगीनें चमकी। हर तरफ शोर और अफरा तफरी मच गई। जवान इंच इंच की ज़मीन के लिए लड़ रहे थे और कई जवान इस हाथापाई में बुरी तरह घायल हुए। किसी के कपड़े फट गए, कोई धूल और मिट्टी में सन गया, पर इरादा किसी का नहीं बदला। कर्नल हेड, जो बाद में ब्रिगेडियर हेड बने, उन्होंने बताया बाद में कि दुश्मन खाई से लड़ रहा था और उनके पास खाई से निकलने की कोई वजह नहीं थी और हमारे लिए ज़रूरी था कि हम उन्हें खाइयों से बाहर निकालें। ये काम भारतीय जवानों ने अपनी जान पर खेल कर किया। पूरी रात ये भीषण संघर्ष चलता रहा। 22 सितंबर की सुबह करीब 5:30 बजे डोगराई पर एक बार फिर भारतीय फौज का कब्जा हो गया। दुश्मन कमज़ोर पड़ चुका था। 3 जाट ने न सिर्फ डोगराई को हासिल किया, बल्कि रिट्रीट भी नहीं करने दिया पाकिस्तानियों को। 3 जाट ने पाकिस्तानी कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल गोलवाला समेत 108 पाकिस्तानी सैनिकों को युद्धबंदी भी बनाया। पाकिस्तान के 300 से ज़्यादा सैनिक इस लड़ाई में मारे गए। भारत ने भी अपने 86 सैनिक खो दिए, जबकि कई अन्य घायल हुए। थके हुए, धूल में सने हुए, लेकिन जीत के जज्बे से भरे भारतीय जवान अब डोगराई की ज़मीन पर खड़े थे। डोगराई की ये जीत एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। इसने जीटी रोड पर इच्छोगिल नहर के पार भारत का नियंत्रण स्थापित किया। पाकिस्तानी सेना का मनोबल काफ़ी गिरा। इसके बाद अगले एक दिन तक भारतीय सेना डोगराई से लाहौर शहर पर तोपों से गोले बरसाती रही। शहर बिल्कुल सामने था। 22 सितंबर 1965 की सुबह डोगराई पर भारतीय सेना का नियंत्रण था। जीटी रोड पर इच्छोगिल नहर का सबसे महत्वपूर्ण पुल अब हिंदुस्तान के कब्जे में था और यहां से लाहौर शहर बस कुछ किलोमीटर दूर था। भारतीय सैनिक इतने करीब थे कि उन्हें लाहौर के बाहरी इलाके जैसे बाटापुर साफ नजर आ रहे थे। जीत के बाद अगले करीब 24 घंटे भारतीय तोपखानों ने डोगराई से लाहौर शहर के ऊपर खूब गोले बरसाए। खलबली मच गई शहर और रिपोर्ट्स बताती हैं कि लाहौर में लोग डर के मारे शहर छोड़कर भागने लगे थे और पाकिस्तानी हुक्मरानों की चिंता बढ़ गई थी। भारतीय फौज लाहौर के दरवाजे पर खड़ी थी। कमांडर्स के बीच संदेशों का आदान प्रदान तेज हो गया कि आगे बढ़ना है कि रुकना है। कई जवान और जूनियर ऑफिसर्स आगे बढ़ना चाहते थे। उन्हें लगता था कि बस एक और थ्रस्ट की ज़रूरत है। किस्से सुनाए जाते हैं कि कुछ सैनिक इतने उत्साहित थे कि वो लाहौर जाकर चाय पीने की बात कर रहे थे। तो फिर सेना आगे क्यों नहीं बढ़ी और युद्ध विराम को स्वीकार क्यों किया गया जब हम इतने एडवांटेज पर थे? ये सवाल आज भी पूछे जाते हैं और इसके पीछे कई वजह थी। एक तो जीती हुई जगहों को सिक्योर कर तो लिया था, लेकिन क्या हम सिक्योर रख सकते हैं और वहाँ तक की सप्लाई लाइंस को मेंटेन कर सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल था, बड़ी चुनौती थी। दूसरा, शहर के अंदर अर्बन वारफेयर का खतरा था और तीसरा था इंटरनेशनल प्रेशर और एक यूएस या यूएन ब्रोकर्ड युद्ध विराम की संभावना। अंत में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इन सारे फैक्टर्स को कंसिडर तो किया जा रहा था। युद्ध विराम को लेकर एक महत्वपूर्ण वाकया 20 सितंबर के आसपास का बताया जाता है। शिव कुणाल वर्मा 1965 और वेस्टर्न सनराइज में लिखते हैं कि प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने आर्मी चीफ जनरल चौधरी से पूछा कि अगर युद्ध कुछ और दिन चल जाए तो क्या भारत को एक स्पेक्टैकुलर जीत मिल सकती है। कथित तौर पर जनरल चौधरी का जवाब था कि आर्मी के पास गोला बारूद कम हो रहा है, इसलिए अब और जंग लड़ना मुमकिन नहीं होगा। उन्होंने प्रधानमंत्री को सलाह दी कि भारत को संघर्ष विराम का प्रस्ताव मान लेना चाहिए। हालांकि वर्मा और अन्य विश्लेषक ये भी मानते हैं कि बाद में ये बात सामने आई कि भारतीय सेना के गोला बारूद का केवल 14 से 20% ही इस्तेमाल हुआ था और पाकिस्तान के पास उनका ऑलमोस्ट 90%, 80 to 90% वो एम्यूनिशन यूज़ कर चुके थे। यानी अगर हम लड़ते जीत भी सकते थे। अंत में हुआ ये कि आखिरकार 22 सितंबर की दोपहर को भारत ने युद्ध विराम स्वीकार किया। पाकिस्तान ने अगले दिन हामी भरी। 23 सितंबर 1965 को दोपहर 3 बजे से युद्ध विराम इसलिए लागू हुआ। भारतीय सेना जहां तक पहुंची थी वहीं रुक गई। गोलियां चलाना बंद हुई। सैनिकों के मन में मिलीजुली भावनाएं थीं कि जंग खत्म हुई, उसकी राहत और शायद लाहौर तक न पहुंच पाने की कसक, उसका मलाल भी। इसके बाद कूटनीति का दौर चला। सोवियत संघ की मध्यस्थता में जनवरी 1966 में ताशकंद समझौता हुआ। भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान इस बात पर राजी हुए कि सेनाएं 5 अगस्त 1965 से पहले की स्थिति पर लौट आएंगी।
इसका मतलब था कि भारत को डोगराई और हाजी पीर दर्रे जैसे जीते हुए इलाके पाकिस्तान को लौटाने पड़े। इस समझौते पर भारत में काफ़ी सवाल उठे बाद में, और दुखद रूप से ताशकंद में ही समझौते के कुछ घंटों बाद प्रधानमंत्री शास्त्री का निधन हो गया। 1965 युद्ध के बाद का एक किस्सा और है। युद्ध के बाद दिल्ली के सिख समुदाय ने बंगला साहिब गुरुद्वारे में प्रधानमंत्री शास्त्री और जनरल हरबख्श को सम्मानित किया। समुदाय ने शास्त्री जी को एक बड़ी तलवार भेंट की। प्रधानमंत्री शास्त्री ने वो तलवार तुरंत अपने बगल में बैठे जनरल हरबख्श को थमाई और कहा, मैं तो धोती वाला आदमी हूँ, तलवार का क्या करूँगा। उसके लिए है तलवार जिसने ये जंग जीती है। इसी के साथ ये एपिसोड अलिफ लैला का कंक्लूड होता है। आप खबरगांव को देखते रहिए। अलिफ लैला के इस एपिसोड को कमल ने लिखा और इरशाद ने रिकॉर्ड किया।